नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई है। आरोपी के ड्राइवर राजू खान से मैच हुआ है डीएनए। गैंगरेप मामले में मोहित और राजू जेल में हैं। नाबालिग लड़की के साथ हुआ था दुष्कर्म। तो अयोध्या में नाबालिग गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां ड्राइवर राजू खान से डीएनए मैच हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय मिश्रा अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विनय, पूरी जानकारी दीजिए, आखिर क्या है पूरा मामला और इसमें जो अपडेट आई है ड्राइवर से डीएनए मैच खा गया है, पूरी जानकारी दीजिए। पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला हुआ था कि वजह से नाबालिग से उसके साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी मोहित खान का बदलता था और उसका सहयोगी राजू खान था, जो फैक्ट्री पे काम करता था। और उसकी डीएनए रिपोर्ट जो थी और डीएनए रिपोर्ट जो है आज अदालत में पेश कर दी गई है और उसमें जो है राजू खान की जो है डीएनए रिपोर्ट मैच हुई है। तो वही यहाँ कहा जा रहा था कि मोहित खान इसमें आरोपी है, उसकी डीएनए भी गया था, लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट ना होने के मैच ना होने के कारण यहाँ पे तमाम सपा नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार जो है मोहित खान के बैटरी है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरवा देती है, उसको मुख्य आरोपी बनाए देती है। इस तरीके का डीएनए रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि वो उसमें शामिल नहीं था। लेकिन वही दूसरी ओर जो है दलित बालिका है नाबालिग, उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा था, उसको जो है जांच के बाद जो है मेडिकल कॉलेज में जो है गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन वही आज अदालत को बार बार चीख कह रही कि ये मोहित खान जो है मुख्य आरोपी थे, उनके भी इसमें शामिल थे। अब ये देखने वाला होगा कि हाई कोर्ट में क्या मामला होता है निकल के आता है। और यहाँ पे आज सुनवाई हो चुकी है और जमानत याचिका इनकी दायर हुई थी, लेकिन अभी जमानत मिली ये आने वाला वक्त में बताएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम योगी सरकार की बात करें तो महिलाओं को लेकर योगी सरकार भी कठोर कदम उठा रही है। और अब अयोध्या में जो ये मामला देखने को मिला है, फिलहाल इसमें जो अपडेट आप बता रहे हैं कि डीएनए की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसमें जो आरोपी का ड्राइवर है उससे डीएनए मैच खा रहा है। इसके अलावा जो और अन्य आरोपी थे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? उनके खिलाफ जो है उनको जेल में पहले ही भेजा जा चुका है। लेकिन चर्चा में यही 2 लोग थे, मोहित खान की सपा नेता था और इनके सहयोगी जो है चेयरमैन थे राशिद खान, वो जो है पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए भी अस्पताल में गए थे। तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है और मोहित खान के खिलाफ जो है गैंगस्टर का मुकदमा जो है पूरा कलंदर पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो इनकी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ये डीएनए रिपोर्ट से मैच ना होना की वजह से जो है हो सकता है कि इनको जमानत मिल जाए, लेकिन इनकी जो गैंगस्टर का मुकदमा जो है भी कल दर्ज कर दिया गया, तो इससे इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये मुद्दा गरमाया था तो राजनीतिक बयान भी सामने आने लगे थे। तो अभी फिलहाल की कार्रवाई के दौरान किसी तरह का कोई राजनीतिक बयान सामने आया है? ये अभी इस तरीके का नहीं है, लेकिन चर्चाएं जो है पूरी तरीके से अयोध्या में तेज हो गई है। वहीं जो स्थानीय पूर्व मंत्री पवन पांडे थे, उनका भी यहाँ पे कहना है कि अभी तक भी मोहित खान को बताया जा रहा था कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, इसमें शामिल था। लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि इस कार्य में लिप्त नहीं था। इसका जो है सहयोगी का राजू खान था, जो इसका ड्राइवर था, वो इसकी डीएनए रिपोर्ट मैच हुई है। लेकिन वही जो नाबालिग बालिका है वो बार बार जो है ये मोहित खान का नाम ले रही है कि ये इसमें शामिल थी। और ये गैंगरेप का जो है मोबाइल से वीडियो भी बनाया गया था, उसके बराबर जो है इनको ब्लैकमेलिंग भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो है इस तरीके की वारदात वहां पर देखने को मिली थी। मिश्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात की रनिया की आरपी पॉलीपैक गद्दा फैक्ट्री में 31 सितंबर की सुबह फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में कानपुर देहात जिला प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। फैक्ट्री में आग की घटना को आज लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके मजदूरों के परिजनों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। घटना के दूसरे दिन मृतक के परिवारों को यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान द्वारा 12-12 लाख रुपए की चेक राशि दी गई, मगर कुछ समय बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने मजदूरों के परिजनों से चेक वापस ले लिया। वहीं मजदूरों के परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने को लेकर अधिकारियों की
चौखट पर चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते मृतकों के मजदूर परिवारों को अब जिला प्रशासन पर भरोसा उठ गया है। अरे बड़े दुख की बात है, कानपुर देहात में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और दुर्घटना इतनी बड़ी हुई कि 6 लोगों की मजदूरों की मृत्यु हो गई और आज भी जिला प्रशासन अपने कानों पर बंद किए इनकी किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर रहा। फैक्ट्री द्वारा इनको चेक दी गई, उसका भी अभी तक इनका कोई भुगतान नहीं हुआ और ना शासन द्वारा इनके परिवार को किसी तरीके से कोई मदद की गई। और हम इस बात पे कहेंगे कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने इस मैटर को संज्ञान में नहीं लिया और पूरा जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में न लेकर ना इनकी कोई मदद कर रहा है। और मैं जिला प्रशासन से अपेक्षा रखता हूं कि इनकी मदद करें। नहीं, समाजवादी पार्टी इन दुखी परिवारों के साथ बड़ा निर्णय लेगी और आंदोलन करने के लिए तैयार है। और ऐसे परिवार के साथ जिनकी परिवार के जिम्मेदार लोगों की मृत्यु हो गई हो और 6 लोगों की मृत्यु हुई हो, बड़ी घटना है। इसके बावजूद भी जिले का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। इससे बड़ी लापरवाही कोई और नहीं हो सकती है। इसलिए हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं तो इनकी मदद करें। इनके ना मृत प्रमाण पत्र बने हैं, ना इनके खाते में 1 भी रुपए दिए। पेपर में छपवा दिया गया, फला मंत्री ने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, लेकिन इन दुखी परिवार के साथ कोई भी समस्या का समाधान ना प्रदेश सरकार द्वारा ना जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। मैं इनसे अनुरोध करता हूं जिला प्रशासन से कि इनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए इन पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी इस मामले को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाएगी और जिले में बड़ा प्रदर्शन करने के मूड पर है। इसलिए मैं इनसे आश्वस्त करता हूं कि मैं एक दुखी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी संवेदना है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने अवगत करा दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही मुझे निर्देश करेंगे, समाजवादी पार्टी कानपुर देहात में बड़ा आंदोलन करेगी। इस मैटर समस्या ये थी कि हमारा लड़का फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मृत्यु हो गई थी उसकी। तो हमारा जो है प्रमाण पत्र नहीं बना, ना हमको चिट्ठी मिली है और हमारा प्रशासन कुछ हमें न पैसे खाते में डाल रही है न कुछ हो रहा है। इतना परेशान है इन समस्याओं को लेकर, इतना हम परेशान है इस समस्याओं के लिए। तो मैं अध्यक्ष जी के पास आया था। अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसका जो है समाधान करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारा बच्चा खत्म हो गया एजेंसी फैक्ट्री में आग लगने से और ये मंत्री द्वारा चेक दी गई, उसने चेक वही जमा हो गई, वो ना पैसे दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं हम लोगों को। 10 दिन हो गए। और क्या क्या समस्या है जो और ये प्रमाण पत्र मृत्यु वाला नहीं बन रहा है और ये रिपोर्ट वो भी कह रहे हैं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई है। उम्र कितनी थी बच्चे की? 20 साल। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। पैसे का भुगतान हुआ उसको? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे हैं? अब चक्कर काट रहे हम लोग, 8 दिन हो गए तो सुने नहीं रहा है। आज अध्यक्ष जी के पास आए थे, उन्होंने क्या पसंद किया? अब अध्यक्ष जी के पास आए हैं, देखो अध्यक्ष जी क्या करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गद्दा फैक्ट्री में आग लगी, 6 मजदूरों की मौत हो गई और अब जिला प्रशासन पर भी जो मृतकों के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं। ऊपर से एक बात तो सामने निकल कर आ रही है कि किसी मंत्री ने चेक दिए हैं और वो चेक भी वापस ले लिए हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए मुझसे मैं आपको बता दूं कि 21 सितंबर की सुबह की घटना है और इसके बाद से लगातार इंडिया वॉइस इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है, इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिले के जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से जो ये 6 मजदूरों की मौत इस दुखद घटना में हुई है, आगे कानपुर देहात प्रशासन जाग जाए और आगे जो मानक इन फैक्ट्रियां हैं जो बिना एनओसी के चल रही हैं उन पर कार्रवाई करे, ताकि ये जो घटना हुई है ये घटना अंतिम हो और आगे से इस तरीके की घटनाएं न हो। लेकिन कानपुर देहात जिला प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है, जैसा कि परिजनों ने आरोप भी लगाया है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों के साथ ठोकने का काम कर रहा है। आज जो मृतक मजदूर है उनके परिजनों से मुलाकात हुई, जब वो अधिकारियों से परेशान हो गए अपनी समस्या को बताते बताते, तो अब वह समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और जिलाध्यक्ष से मिलने के बाद उन्होंने गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिया जाए।
परिजनों ने बताया कि जो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फैक्ट्री मालिकानों का पैसा जो 12-12 लाख रुपए के चेक मृतक मजदूरों को सौंपा था, उसके बाद श्रम विभाग ने उनकी चेकों को ले लिया और कहा कि उनका पैसा खाते में आएगा। लेकिन 10 दिन गुजरने जा रहे हैं और उन्हें ना तो पैसा मिला, एक छोटा सा कागज जो महज 1 दिन में बनाया जा सकता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो मृतक मजदूरों का नहीं बन रहा है। जो लगातार परिजन है वो परेशान नजर आ रहे हैं, अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ नजर आता है कि जो जिम्मेदार है वो संवेदनहीन है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिन 6 परिवारों ने अपने घर का चिराग खो दिया, उनके प्रति अगर संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो आखिर जिला प्रशासन इस पर सद्भावना रखता है कि जो अपनी बात जो परिजन है वो कहें। तो सवाल सीधा पुष्पेन यही है कि जिस तरीके से इंडिया वाइज अपनी जिम्मेदारी दिखा रहा है, लगातार जिले के अधिकारियों को जगाने का प्रयास कर रहा है और इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है कि किसी तरीके से ये जो घटना कानपुर देहात में हुई, अब इसके बाद किसी तरीके की कोई घटना न हो, क्योंकि कानपुर देहात में लगातार फैक्ट्रियों में आग की घटना देखने को मिलती है। कंपनी मालिकान का भी नुकसान होता है, लेकिन मजदूर जो 8,000 रुपए 10,000 रुपए के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, यह सवाल यह है कि जो पूंजीपति है वो मजदूरों की जो है सब पर अपने जो है कमाई का स्रोत ढूंढ रहे हैं। तो तमाम सवाल है जो जिला प्रशासन से बनते हैं और लगातार इंडिया वाइज प्रशासनों से सवाल उठा भी रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। अपनी जिम्मेदारी का पल्ला दूसरे चुनाधिकारियों पर थोप दिया जाता है कि हम तो काम कर रहे हैं, जो है कारखाना निदेशक है उनकी लापरवाही है जिसके चलते फैक्ट्री चल रही है, या जीएसटी विभाग है उनको रजिस्ट्रेशन दे देता है जिसके चलते फैक्ट्री चल रही है, लेकिन उनका जवाब कौन देगा जो परिजन लगातार अपने घर का चिराग खो देने के बाद आज भी दर भटकने को मजबूर है। यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि जो जिले में फैक्ट्रियां होती हैं वो सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनके तरीके से वो फैक्ट्रियां चलती हैं, सेफ्टी के पूरे संसाधन वहां पर होने चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है और इसमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या कहता है? देखिए बिल्कुल पुष्पा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसी भी संस्थान का, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो या अस्पताल हो, उसका जो स्ट्रक्चर यानी जो बुनियादी ढांचा बनता है उसको बनाने के लिए भी फायर के मानक लेने पड़ते हैं कि इस बिल्डिंग को किस स्ट्रक्चर से बनाए, और इसके लिए उन्हें प्री एनओसी लेनी पड़ती है जब ये जो फैक्ट्री है निर्माणाधीन होती है, और इसके बाद जब ये फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है इसे चलाने के लिए एक फाइनल एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 90% फैक्ट्रियां आज भी ऐसी हैं जिनके पास न तो प्री एनओसी है न फाइनल एनओसी है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इन पूंजीपतियों से मिलकर जिला प्रशासन उन्हें इस तरीके की जो मौत की फैक्ट्रियां हैं वो चलाने की परमिशन दे रहा है, और जो मजदूर है काम कर रहे हैं उनकी जान की कीमत या उनकी जो परवाह जिला प्रशासन को कतई नहीं है। लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। जिन परिवारों से लोग चले गए उनके घर के लोग, उनकी माँ बाप, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे इस चीज को चीख पुकार कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, अगर कोई ला सकता है तो उनके परिवार को सदस्य को ला दे जो इस घटना में चला गया है। तो सवाल क्वेश्चन तमाम है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है, सब अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपते नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का, लखनऊ से है। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है। सीतापुर रोड पर शंकरपुर में चला एलडीए का बुलडोजर। पुलिस के साथ तमाम एलडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मडियाव थाना क्षेत्र के सीतापुर रोड का पूरा मामला है, जहां एलडीए का बुलडोजर चला है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। तो वहीं पुलिस समेत तमाम एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एलडीए का बुलडोजर चला है। पुलिस के साथ तमाम एलडीए के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मडियाव थाना क्षेत्र के सीतापुर रोड का पूरा मामला है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमान जी, ये जो एलडीए की कार्रवाई हुई है अवैध अतिक्रमण को लेकर, पूरा मामला क्या है?
जी आपको बता दें, जिस तरह से लगातार जो सड़क किनारे कब्जा करके जिस तरह से अवैध अतिक्रमण किए जाते हैं और सरकारी जमीनों पर निर्माण करके कब्जा कर लिया जाता है, इसको लेकर लगातार अवैध अतिक्रमण का जो अभियान एलडीए ने आज से शुरू किया है, तो लगातार इस तरह से जितने भी निर्माण है इनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वही एलडीए ने आज जिस तरह से थाना मड़गांव क्षेत्र में जो चितूर है, वहां पे जो रोड किनारे सड़क किनारे जो आवास के निर्माण और कमर्शियल निर्माण थे, इन निर्माणों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई के लिए दल बल के साथ जिस तरह से एलडीए विकास प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस पहुंचती है, तो स्थानीय लोग जो उनके काम में बाधा डालते हैं, बाधा डालने के साथ साथ उनकी जो कार्रवाई थी, जो अवैध निर्माण थे जिसको वहां पे ध्वस्तीकरण करना था, उसके साथ साथ जो जेसीबीयां लेके एलडीए मौके पर पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बाधा डाल लेते जो स्थानीय लोग थे, जिनका साफ तौर से कहना था उस कार्रवाई को रोकने में पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे थे। सुलेमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट की जस्टिस संगीता चंद्रा की कोर्ट के बाहर बहिष्कार किया है। बार एसोसिएशन ने तय किया कि कोई सदस्य उनकी कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा। बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके तबादले की मांग की है। पिछले हफ्ते कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा से नाराज हुई थी। जस्टिस संगीता चंद्रा ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने के लिए सीजे को केस रेफर कर दिया था। बार एसोसिएशन का आरोप है कि जस्टिस संगीता अक्सर वकीलों का कोर्ट रूम में अपमान कर रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां सेल्समैन से 1,18,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तमंचे के बल पर सेल्समैन से 1,18,000 रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए। वहीं लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंगस्टर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से देसी तमंचा, कारतूस, नकदी, बाइक बरामद की है। गिरफ्तार गैंगस्टर आसिफ कुरैशी 14 मामलों में वांछित चल रहा था। वहीं पुलिस मुठभेड़ के दौरान दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जताई है। साथ ही जंगलों को पर्यटक के रूप में डेवलप करने पर जोर दिया है। साथ ही इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों की बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो सत्ता को अपना हक, अपनी जागीर समझते हैं। ये बौखलाए हुए लोग हैं, ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के अधिकारियों को धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भेजकर बीजेपी नेता संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल संगीत सोम का मेरठ के एआर कोऑपरेटिव को फोन पर धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके मुरादाबाद में एक सार्वजनिक सभा में सरकारी कर्मियों को जूते से मारने की बात कही। वहीं इसको लेकर आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा कि ये सारी बातें प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र को खुलेआम धमकी है। खबर पश्चिम चंपारण से है, जहां जिले के बगहा में उफनाई गंडक अब भारी तबाही मचाने लगी है। दरअसल रतनवल से चकनी को तोड़ने वाला तटबंध पानी की तेज दबाव के कारण टूट गया, जिसके बाद आसपास के गांवों में तेजी से पानी फैलने लगा। यह गाइड बांध सिंगाड़ी पिपरिया पंचायत के वार्ड नंबर 15 में पड़ता है। बता दें कि नेपाल के देवघाट से शनिवार को 6,40,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया था, जो नदी किनारे बसे लोगों के लिए आफत बनकर आई। घटना की सूचना पर प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग बांध के निर्माण और रखरखाव की
गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। विदेश की धरती पर राहुल गांधी का रुख पिछड़ों पर कुठाराघात करने वाला है। विदेश में खुलेआम राहुल गांधी ऐलान करते हैं, वह कहते हैं समय आने पर पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण का प्रतिघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के बयान की मैं निंदा करता हूं, मैं उन्हें आगाह करता हूं, देश में उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने आरक्षण की मुखालफत की है। खबर जालौन से है, जहां चाचा ने भतीजे की लोहे का सरिया घोंपकर हत्या कर दी। शराब पार्टी के दौरान चाचा भतीजे में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी चाचा ने अपने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। युवक की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लिया। मुजफ्फरपुर के भीकनपुर गांव निवासी ईंट भट्टा व्यवसायी के अकेलौते बेटे पिछले 8 दिनों से लापता है। लापता युवक का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों के अनुसार 7 दिन पहले वह घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं आया। खोजबीन के दौरान मुंगेर के सोजी घाट के समीप लापता युवक की गाड़ी मिली। मामले को लेकर परिजनों ने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी से मिलकर गुहार लगाई है। वहीं अब युवक की बरामदगी नहीं होने से नाराज परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने रामदयालु स्थित पटना हाईवे को जाम कर दिया। बिजनौर में 2 पक्षों के बीच होटल में पैसे देने को लेकर मारपीट हो गई। पुलिस कर्मियों के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल खाने के रुपए देने को लेकर होटल मालिक और ग्राहक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया। यूपी में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी अब अपने सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की 1 अक्टूबर से शुरुआत करेगी, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने की तैयारी है। बता दें 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। खबर हमीरपुर से है, जहां पुरैनी बलात्कार कांड में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने सड़क में रेप पीड़िता को गोद में लेकर प्रदर्शन किया। घर के बाहर खेल रही 2 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ आरोपी ने हैवानियत की। दुष्कर्म की घटना के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और दुष्कर्मी को फांसी देने की मांग की। हालांकि पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पहले ही जेल भेज दिया है। कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब पीने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साए पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। जिसके बाद सुबह जब बच्चे उठे तो मां को खून से लथपथ हालात में पड़ा देखा। फिर अपने मामा के घर जाकर मामले की सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मथुरा में दोताना NH 19 से बरसाना नंदगांव मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज को मंजूरी मिल गई है। 55 करोड़ रुपए से 2 लेन ओवरब्रिज का निर्माण होगा, जिसको लेकर शासन आदेश जारी हो चुके हैं। क्षेत्र में ओवरब्रिज बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि ओवरब्रिज बनने से लोगों को अब सीधे पुल से होकर कोसी पहुंचने में आसानी होगी। खबर रामपुर से है, जहां नाबालिग युवती के अपहरण और दुष्कर्म के केस में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी साजिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी निजी अस्पताल का संचालक है। आरोपी पर नाबालिग युवती का अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आरोपी की संपत्ति की मुनादी करा चुकी है, जिसके
उसके बाद आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।